से जिन टॉपिक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उनको ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं क्वेश्चन। आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट किया गया है और ऑलमोस्ट इनमें पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ऐड किए हैं वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ऐड किए हैं। तो टोटल आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन टोटल आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए और इसकी ये पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर आपकी डिमांड है कि नीड है कि आपको पीपीटी की, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे और जहाँ जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। लेकिन आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आप जब फीडबैक प्रोवाइड करवाओगे क्लास का तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने का। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शोध प्रश्न की विशेषता है। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च क्वेश्चंस। तो एक अच्छे रिसर्च के जो प्रश्न होते हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, क्या वे विशिष्ट और संकीर्ण होने चाहिए या फिर व्यापक और सामान्य होने चाहिए या फिर यह व्यवहार्य और प्रासंगिक है या कठिन और अप्रासंगिक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि आपके जो रिसर्च करते हो उसके प्रश्न की जो विशेषता है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए हैं। ठीक है, अच्छे शोध प्रश्न की विशेषता पूछी है तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बैठ रहा है वो है यह व्यवहार्य और प्रासंगिक होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ फीजेबल एंड रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चन आप करो जिस बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेवेंट और फीजेबल होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बाइलैंग्वेज अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी तो ज़्यादा आपका टाइम जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को एक ही लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ। इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जो है आपकी आगमनात्मक और निगमात्मक दो रीजनिंग है उसके आपको डिफरेंस बताने हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें डिफरेंस बताना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट आपकी यहाँ पे होगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपको अंतर पूछा है, आगमनात्मक और निगमात्मक तर्क में आपको अंतर बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि इसको जो बाइलिंगुअल लेके आती हूँ उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है जब ऑप्शन बड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आगमनात्मक निगमात्मक तर्क का। कि आगमनात्मक तर्क में विशिष्ट अवलोकनों से सामान्यकरण करना शामिल है। ठीक है, विशिष्ट अवलोकनों से क्या करते हैं हम सामान्यकरण की ओर जाते हैं, जबकि निगमात्मक में हम क्या करते हैं, निगमात्मक तर्क में विशिष्ट अवलोकनों से सामान्यकरण करना शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मे बी शायद ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है। इंग्लिश वाला देखते हैं हम फिर से। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन while deductive reasoning involves making specific prediction फॉर जनरल प्रिंसिपल्स। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित डेटा सेट का माध्य क्या होगा। आपको माध्य बताना है, आपकी सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में आपका माध्य कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप माध्य कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका यहाँ पे माध्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, 6 यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेटा को अनुपात पैमाने पर मापा जाता है। नाममात्र डेटा, क्रमित डेटा, अंतराल डेटा या फिर अनुपात डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुपात डेटा, रेशियो डेटा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए या फिर हमें डाउट है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, या फिर आप सजेस्ट भी कर सकते हो मुझे कि कौन सा आपका आंसर सही ही लग रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रखा है, पूछा है कि शोध में परिकल्पना परीक्षण का उद्देश्य क्या है। सहसंबंध गुणांक के महत्व
का परीक्षण करना, या फिर दो माध्यों के बीच अंतर का परीक्षण करना, या फिर दो माध्यों के बीच संबंध का परीक्षण करना, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कि शोध परिकल्पना परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सहसंबंध गुणांक के महत्व का परीक्षण करना और दो माध्यों के बीच अंतर का परीक्षण करना। और फोर्थ ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे कि दो माध्यों के बीच संबंध का परीक्षण करना। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि शोध डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो रिसर्च डिजाइन है इसका प्राइमरी पर्पज क्या है? तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि शोध पद्धति की रूपरेखा तैयार करना है, या फिर बी ऑप्शन है कि शोध निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार करना, सी ऑप्शन आपका है कि शोध निहितार्थों की रूपरेखा तैयार करना, या फिर शोध की रूपरेखा तैयार करना। तो शोध डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, शोध पद्धति की रूपरेखा तैयार करना ही आपका क्या है? शोध डिजाइन कहलाता है कि आप शोध किस प्रकार से करोगे। ठीक है, कौन कौन से डेटा सोर्स यहाँ पे लोगे, कहाँ से आप डाटा कलेक्ट करोगे, कौन कौन से माध्यम उसके होंगे, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको किसमें? शोध पद्धति की जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो रिसर्च डिजाइन में की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? प्रायोगिक डिजाइन, अर्थ प्रायोगिक डिजाइन, प्रयोगात्मक डिजाइन, या फिर सर्वेक्षण डिजाइन, या फिर केस स्टडी डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 नंबर का ए ऑप्शन है, प्रायोगिक डिजाइन जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि शोध में पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन दे रखा है शोध पद्धति का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी है कि शोध उपकरण का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि शोध डिजाइन को परिष्कृत करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट है कि शोध पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? शोध पद्धति का भी परीक्षण करना है, शोध उपकरण का परीक्षण करना है, शोध डिजाइन को परिष्कृत करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध के संदर्भ में डेटाबेस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डेटाबेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च? कच्चे डेटा का संग्रह करना, विश्लेषण डेटा का संग्रहण करना, संगठित डेटा का संग्रहण करना, या फिर असंगठित डेटा का संग्रहण करना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका सही है कि संगठित डेटा का संग्रहण करना आपका क्या है? शोध संदर्भ का डेटाबेस कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों क्वेश्चन आप भी पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कौन से आंसर का करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे डेटाबेस की है? ठीक है, अच्छे डेटाबेस की विशेषता कौन सी है? यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है, यह सुरक्षित है, यह स्केलेबल है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है, यह सुरक्षित है, यह स्केलेबल है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटाबेस डिजाइन में डेटा सामान्यीकरण का उद्देश्य क्या है? डेटा अतिरेक को कम करना, डेटा संगति को बढ़ाना, या फिर डेटा अखंडता में सुधार करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि डेटा अतिरेक को कम करना, डेटा संगति को बढ़ाना और डेटा अखंडता में सुधार करना आपका उपरोक्त सभी आपके सही आंसर है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 12 नंबर क्वेश्चन है। 12वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मॉडल बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है? रिलेशंस डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, या फिर NoSQL डेटाबेस मॉडल, या फिर पदानुक्रमित डेटाबेस मॉडल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन NoSQL डेटाबेस मॉडल। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में डेटा वेयर हाउसिंग का उद्देश्य क्या है?
डेटा वेयर हाउसिंग का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कई स्रोतों से डेटा को एकीकृत करना, कई स्रोतों से डेटा का विश्लेषण करना, कई स्रोतों से डेटा को विजुअलाइज करना, या फिर एकाधिक स्रोतों से डेटा संग्रहित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कई स्रोतों से डेटा एकत्रित करना। तो ए ऑप्शन आपका 13 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे? 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी डेटा माइनिंग तकनीक बड़े डेटा सेट में पैटर्न और संबंधों की खोज करने के लिए उपयोग की जाती है? क्लस्टरिंग, निर्णय वृक्ष, प्रतिगमन विश्लेषण, या फिर एसोसिएशन नियम। तो यहाँ पे 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, एसोसिएशन नियम जो है, एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है, ये करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में डेटा गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटा गवर्नेंस इन रिसर्च? डेटा की गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करना, डेटा सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करना, या फिर डेटा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेटा गवर्नेंस के बारे में शोध में डेटा गवर्नेंस जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके सही है कि डेटा की गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करना, डेटा सुरक्षा और अनुपालना सुनिश्चित करना, और डेटा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? माइस्क्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि शोध में डेटा विजुअलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? आपके सारे क्वेश्चन नहीं हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो मान लो कि मैंने इतने सारे पेपर सर्च करके आपके लिए मैं रिसर्च का बेस्ट और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन आपके एक लेवल के होते हैं, आपके एग्जाम जो होता है उसी लेवल के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो वो PYQ पेपर से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिनके अभी भी पेपर हुए हैं, जिनके अभी पिछले साल के जो पेपर हैं, सबको मैं सर्च करके बेस्ट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करके लेके आती हूँ। ऑफिशियली आंसर किसे मैच करते हुए अपने आंसर होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा सा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बात करेंगे, बता देंगे कि ये इस नंबर के क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये हो सकता है, तो मैं उसको रीचेक करके आपको बता सकती हूँ। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है। ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से थोड़ा सा मेरे को फीडबैक देंगे क्लास का, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका यहाँ पे, शोध में डेटा विजुअलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जटिल डेटा अंतर्दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना, बड़े डेटा सेट का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करना, या फिर डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, या फिर डेटा को एकीकृत करना। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटा विजुअलाइजेशन का जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शोध में डेटा विजुअलाइजेशन का उद्देश्य है जटिल डेटा अंतर्दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना, ठीक है, टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स डेटा इंसिक्ट्स इफेक्टिवली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी डेटा विश्लेषण तकनीक समय श्रृंखला डेटा में प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। कौन सी आपकी क्या की जाती है? क्वेश्चन क्या है? डेटा विश्लेषण तकनीक समय श्रृंखला डेटा में प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। ए ऑप्शन आपका है प्रतिगमन विश्लेषण, बी ऑप्शन है समय श्रृंखला विश्लेषण, और सी ऑप्शन है कारक विश्लेषण, और डी ऑप्शन है क्लस्टर और एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण आपका जो है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है, समय श्रृंखला विश्लेषण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 18 नंबर हो चुका, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है माध्य मध्यिका और बहुलक है। तो क्या है माध्य मध्यिका बहुलक क्या है? विचलन के उपाय,
नमूना लेने के तरीके, नियंत्रण प्रवृत्ति के उपाय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है, मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो क्या है, एक्चुअल में उसको किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये तीनों किसके मान हैं, ठीक है, या फिर कोई कौन से उपाय हैं, विचलन के उपाय हैं, या फिर नमूना लेने के तरीके हैं, या फिर नियंत्रण जो प्रवृत्ति है उसके उपाय हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। इनमें से आपका कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है आपके, ठीक है। तो ए ऑप्शन में है कि शोध है बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, काम करना, किसी समस्या की सच्चाई की खोज करने का वैज्ञानिक तरीका, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें आपको शोध के बारे में पूछा है। शोध की परिभाषा आप कह सकते हो, या फिर शोध का अर्थ कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि शोध एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि काम करना किसी समस्या की सच्चाई को खोज करने का वैज्ञानिक तरीका है, कि वर्किंग इज अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई भी समस्या है जिसकी जो सच्चाई है कि ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, क्यों आई और क्यों हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब चीज़ों का ही समाधान ढूंढना क्या है, आपको शोध कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया शुरू करने में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च की पूरी एक प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, ठीक है, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, चरणों को फॉलो करके एक एक स्टेप बाय स्टेप रिसर्च किया जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे, कंक्लूजन दे दोगे, ठीक है, रिपोर्ट लिख दोगे, ठीक है। तो सारी एक प्रोसेस को फॉलो करके आपको रिसर्च करना होगा। तो उसमें आपकी फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगी, क्या ए ऑप्शन सही है आपका कि समस्या पता लगाने के लिए सूचना और स्रोतों की खोज करना, नंबर बी है कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, या फिर सी ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, या फिर डी ऑप्शन है कि सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर है कि संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में समस्या क्या है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सामान्य परीक्षण साक्षात्कार अनुसंधान में अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता होती है, विश्वसनीयता की, प्रयोज्यता की, वस्तुनिष्ठता की, या फिर उपरोक्त सभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक सामान्य परीक्षण साक्षात्कार अनुसंधान में अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता होती है, विश्वसनीयता की, प्रयोज्यता की और वस्तुनिष्ठता की, ठीक है, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसका अर्थ क्या है। एक्शन रिसर्च मीन्स एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ठीक है, ए अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ए तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया अनुसंधान, या फिर सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों वाला अनुसंधान। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, एक तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया अनुसंधान आपका क्या है, एक्शन रिसर्च। जब भी शिक्षण के दौरान या फिर विद्यालय को लेके पूछा जाए कि विद्यालय में इस प्रकार की समस्या थी, ठीक है, तो उसको सोल्व करने के लिए एग्जाम्पल आपको इस पास में दिए हुए रहते हैं कि इस प्रकार की समस्या थी, ठीक है, एक विद्यालय में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, या फिर पोषाहार से संबंधित हो सकता है, या फिर अध्यापक से संबंधित हो सकता है, तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, कौन सा माध्यम उसको ले सकते हैं, ठीक है, उसको समस्या समाधान का कौन सा मेथड वहाँ पे यूज किया जाएगा। तो वहाँ पे आपका क्रियात्मक अनुसंधान आएगा, ठीक है, जो भी तत्काल समस्याएं होती हैं उनको सोल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह तर्क जिसमें हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं कहलाता है निगमात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, असामान्य तर्क, या फिर पारलौकिक तर्क। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, आगमनात्मक तर्क जो है। इंडक्टिव रीजनिंग आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से चर को मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सामाजिक आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक योग्यता एंड दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण है। तो करेक्ट आंसर आपका 25 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। संख्यात्मक योग्यता जो है ये आपको क्या हो, चर को मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोधकर्ता को आवश्यक गुण है। एक रिसर्चर जो है इसके आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी उसमें एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच की भावना होनी चाहिए, अवलोकन और साक्ष्य का पर निर्भरता, या फिर ज्ञान का व्यवस्थीकरण या सिद्धांतीकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य का विवरण, डेटा का विश्लेषण, शोध उपकरणों का चयन, या फिर डेटा का संग्रहण। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। शोध उपकरणों का चयन करना क्या कहलाता है, शोध प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण करना ही क्या है, शोध उपकरणों का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 28 की शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। शोध पत्र क्या है, एक शोध कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट है जो निम्नलिखित पर आधारित है। केवल प्राथमिक डेटा पे, केवल द्वितीय डेटा पे, या फिर प्राथमिक और द्वितीय दोनों डेटा पे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय डेटा जो दोनों हैं उनको मिला के शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन सी है, तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। डिस्पेस, विंडोज़, ग्रीनस्टोन और लिनक्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपका विंडोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी प्रकार के पुस्तकालयों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। यूनेस्को जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, सभी प्रकार के जो पुस्तकालय हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वाचन केंद्र कहानी, घंटे, प्रदर्शनियाँ और साहित्य वाचन के रूप हैं। कौन कौन से आपके इनमें साहित्य वाचन के रूप हैं। विस्तार सेवा, सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे विस्तार सेवा और सार्वजनिक पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं वो आपकी वाचन केंद्र, कहानियाँ, प्रदर्शनियाँ और साहित्य वाचन के रूप ही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीडिंग वाचन केंद्र, कहानी, घंटे, प्रदर्शनियाँ और साहित्य वाचन के रूप हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन, दोनों। रिपीट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में, सार्वजनिक पुस्तकालय में, विशिष्ट पुस्तकालय में, या फिर महाविद्यालय पुस्तकालय में। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उसमें अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार की पुस्तकालय में संभव है, तो वो आपके सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वहाँ पे आपकी पब्लिक लाइब्रेरी में ये संभव है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सूचना की प्रक्रिया है, पुस्तकें, CD-ROM, कंप्यूटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका CD-ROM हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फीडबैक मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। रिप्रोग्राफी, केस,
अनुवाद सेवा या फिर SDI। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपका है डी ऑप्शन SDI यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि मार्क MARC में शब्दों का अभिलेख के संग्रह में क्या कहा जाता है, सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट या फिर डेटाबेस। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन डेटाबेस। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बिब्लियोमेट्री क्या है, लाइब्रेरी नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या फिर लाइब्रेरी सेवा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन सूचना प्रबंधन उपकरण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने, डेल ने और इंटेल ने। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इंटेल आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 सूचना है, इन्फॉर्मेशन इज कच्चा डेटा, रो डेटा, प्रोसेस डेटा, इनपुट डाटा और संगठित डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। तो इस सूचना क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन संगठित डाटा। एक ऑर्गेनाइज जो डाटा होता है वो आपकी सूचना होती है, बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज डाटा आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि सम्मेलन की कार्यवाही को दस्तावेज माना जाता है, पारंपरिक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीय। जो सम्मेलन में कार्यवाही है उसके दस्तावेजों को किस प्रकार क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है उनको, क्या उनको प्रारंभिक दस्तावेज कहा जाएगा, प्राथमिक दस्तावेज कहा जाएगा, द्वितीय दस्तावेज या फिर तृतीय दस्तावेज उनको कहा जाएगा। तो उनको प्राथमिक दस्तावेज कहा जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि RSS फीडबैक एक उपकरण है, ग्राफिकल डिज़ाइन का, वेब 1.0 का, वेब 2.0 का या फिर आर्किटेक्चर का। तो RSS जो फीडबैक है ये आपका उपकरण जो है ये कहलाता है वेब 2.0। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त स्रोत है, जो डिस्क्रिप्टिव जो है इंफॉर्मेशन है, इसकी जो अप्रोप्रिएट सोर्स कौन सा है, ठीक है। ग्रंथ सूचियाँ, निर्देशिका, विश्वकोश या फिर शब्दकोश। तो 41 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है, गूगल, याहू और SCIRUS या फिर अल्फा बीस्ट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन 43 आपका हो चुका है क्या, 42 का सी ऑप्शन आपका है। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तकनीकी गेटकीपर है जो तकनीकी टेक्निकल गेटकीपर इज वर्तमान जानकारी सेवा देने के लिए औपचारिक विधि है, प्रौद्योगिक आकलन और मूल्यांकन की एक विधि है या फिर प्रौद्योगिक हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है या फिर उपयोगकर्ता को प्रासंगिक विकास के बारे में सूचित करने का एक सूचना तंत्र है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपयोगकर्ता को प्रासंगिक विकास के बारे में सूचित रखने का एक तंत्र है, क्या है, तकनीकी गेटकीपर जिसको कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर्मिगटन योजना किससे संबंधित है, पुस्तकालय विधान से, पुस्तकालय सूचीकरण से, पुस्तकालय सहयोग से और पुस्तकालय अनुक्रमण से। तो करेक्ट आंसर अनुक्रमण सेवा से। तो करेक्ट आंसर आपका 44 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पुस्तकालय सहयोग आपका क्या है, फॉर्मिगटन योजना संबंधित आपकी पुस्तकालय सहयोग से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की भारत में यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर चेन्नई में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, यहाँ पे डी लिखा गया लेकिन दिल्ली में ये स्थित है। यूनेस्को द्वारा प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में आपकी स्थापित
की गई है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम को चिन्हित करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 समान है और एक विषम है। गाय बछड़ा सिद्धांत, प्रसारण का सिद्धांत, दीवार चित्र सिद्धांत या फिर संपूर्ण अंग सिद्धांत। तो यहाँ पे जो विषम है आपका वो है बी ऑप्शन, प्रसारण का सिद्धांत जो है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल्फ सूची सुविधा प्रदान करती है। सेल्फ सूची सुविधा जो है वो प्रदान करती है वर्गीकरण में, निराई में, स्टॉक सत्यापन में या फिर दस्तावेजीकरण में। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। स्टॉक सत्यापन में आपकी सेल्फ सूची जो सुविधा है ये प्रदान करती है स्टॉक सत्यापन में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न वाली 1 है। शोध विधि, मापन तकनीक, डेटा संग्रहण के उपकरण या फिर डेटा विश्लेषण तकनीक है। तो 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, डेटा संग्रहण के लिए उपकरण है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है। जॉब रोटेशन के माध्यम से, प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से, रिफ्रेशर के कोर्स के माध्यम से या फिर कार्य मार्गदर्शिका के माध्यम से। 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रदर्शन मूल्यांकन से जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियंत्रण समूह है एक शब्द है जिसका प्रयोग किस में किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में, प्रायोगिक अनुसंधान में या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान में। 50 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना पुनः प्राप्ति में शोर का कारण है। परिशुद्धता, स्मरण, प्रासंगिक सूचना या फिर अनावश्यक सूचना। तो सूचना पुनः प्राप्ति में शोर जो नॉइज होती है उसका क्या कारण है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अनावश्यक सूचना जो है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ISBD जो है, ISBD जो है और कैटलॉगिंग कोड के बीच का संबंध क्या है। ठीक है, ISBD और कैटलॉग जो कोड है, कैटलॉगिंग जो कोड है उसके बीच में संबंध आपको रिलेशन बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। कैटलॉगिंग कोड में ग्रंथ सूची विवरण शामिल है या फिर ISBD जो है में कैटलॉगिंग नियम शामिल है या फिर ISBD कैन रिप्लेस कैटलॉगिंग रूल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नियमों की, कैटलॉगिंग नियमों की जगह ले सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कैटलॉगिंग कोड में ग्रंथ सूची विवरण शामिल होगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में, कैटलॉगिंग कोड में ग्रंथ सूची विवरण शामिल होगा, ये इनके बीच में संबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। थोड़ा सा लैंग्वेज में टफ हो गया है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो गई यहाँ पे, तो आप बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब 2.0 एप्लीकेशन में टैगिंग को कहा जाता है टेक्सोनोमी, फ्लेक्सोनोमी या फिर सिंडिकेशन या फिर डायरेक्टरी। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लेक्सोनोमी, यहाँ पे फोलेक्सोनोमी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है कि आगमनात्मक तर्क आगे बढ़ता है। इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम सामान्य से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर या फिर विशेष से विशेष की ओर। तो 54 नंबर आपके पूछा गया इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, विशेष से सामान्य की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। तो करेक्ट आंसर विशेष से सामान्य की ओर, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पार्टिकुलर टू जनरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है, पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल या फिर हिस्टोग्राम। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। टेबल आपका क्या है, ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं करती टेबल, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है ALA, ला या फिर IFLA या फिर IASLIC। तो करेक्ट आंसर 56 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ALA आपका जो है ये सबसे दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लाइब्रेरी से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये आप जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आपके, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ लेना एक बार। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं होता, ठीक है। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क या फिर थीसोरस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 57 का डी ऑप्शन। थीसोरस आपका क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये तीनों आपके बौद्धिक संपदा अधिकारों में आता है। ये क्वेश्चन आपको समझने में आ रहा होगा कि ये कॉमर्स जो है वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। ये जो पेपर था वो कॉमर्स फैकल्टी का था, जो रिसर्च के क्वेश्चन है, तो उनमें से ये क्वेश्चन कॉमर्स वाली फैकल्टी का था, तो इसमें शामिल किया गया था रिसर्च मैथोलॉजी में। ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी एक अनुक्रमण विधि, इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण या फिर इंटरनेट आधारित दस्तावेजों की सूची बनाएं या फिर प्रलेखन सेवा। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण करना आपका ऑन्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च स्तरीय भाषा है, डिस्क स्थान पर निर्भर है, OS पर निर्भर है, मशीन पर निर्भर है या फिर मशीन पर निर्भर है, ठीक है। ये मशीन पर निर्भर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय जो भाषा है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। निर्भर है, यहाँ पे मशीन पर निर्भर नहीं है, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 59 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक तक वापस भेजने को के रूप में जाना जाता है, शोर, प्रतिक्रिया, माध्यम या फिर स्रोत। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिक्रिया आपकी क्या है, प्रेषक तक वापस भेजा जाता है। प्रेषक अगर कोई मैसेज भेज रहा है, उसके बाद में उस मैसेज को क्या करना है, फीडबैक के तौर पर। जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक मैसेज भेजने की प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्रेषक होता है, ठीक है। फिर उनके पास में संदेश होता है, संदेश के बाद में वो चैनल का माध्यम चैनल लेते हैं जिस माध्यम से वो सूचना भेजना चाहते हैं। फिर वहाँ पे रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, फिर वो रिसीव करके उसका एनकोडिंग करता है मैसेज की, फिर उसकी प्रतिक्रिया लास्ट में दी जाती है। तो वो प्रतिक्रिया किसके पास में जाएगी, सेंडर के पास में जाएगी जिसने वो सूचना प्रसारित की है, जिसने वो सूचना आगे बढ़ाई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक तक वापस भेजने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, फीडबैक जिसको हम कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटोकॉल का अर्थ है, ठीक है। प्रोटोकॉल मीन्स दो डिवाइसों के बीच डेटा का आदान प्रदान, या फिर दो कंप्यूटरों के बीच डेटा का आदान प्रदान, या फिर दो कंप्यूटरों के बीच में लिंकिंग, या फिर दो डिवाइसों के बीच में लिंकिंग। तो प्रोटोकॉल हम किस प्रकार से देखते हैं प्रोटोकॉल को, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 61 का डी ऑप्शन। दो डिवाइसों के बीच जो लिंकिंग होती है, लिंकिंग बिटवीन टू डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षिप्त नाम है। आपको संक्षिप्त नाम बताना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्रोनिम, यूनेस्को, UNO या फिर UNDP या फिर UGC। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 62 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है, लोकप्रिय रूप से के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, प्रोटोकॉल, समझौता, संधि या फिर ज्ञापन। तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे यहाँ पे 63 का करेक्ट आंसर क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रोटोकॉल, ठीक है। समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे देखो कंट्रोल आया है, कंट्रोल करने के वाले नियमों का एक समूह है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। तो उसको जो समूह होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल यहाँ पे कहा जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टाफिंग का संबंध संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से है, भौतिक, तकनीकी, मानवीय या फिर वित्तीय। तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन मानवीय। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ई पत्रिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ई पत्रिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन्हें डिजिटल तरीकों से वितरित किया जाता है, इनमें संपादक या संपादकीय को बोर्ड भी कहते हैं, या फिर ये धारावाहिक प्रकृति के प्रकाशन होते हैं, या फिर वे हमेशा निःशुल्क होते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ये हमेशा निःशुल्क होते हैं। जो ई पत्रिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो ई पत्रिकाएं होती हैं ये हमेशा आपकी फ्री नहीं होती है। ई पत्रिकाएं आपकी कुछ लिमिट तक हो सकती हैं, फ्री हो सकती हैं। जैसे 10 पत्रिकाएं आपको फ्री मिल गई, लेकिन आगे के एक्सेस के लिए आपको वहाँ पे पेड लेना होगा। ठीक है, वहाँ पे पे करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है कि ये हमेशा निःशुल्क होती है। ये हमेशा निःशुल्क नहीं होती, यहाँ पे ऐसा होता कि ये आंशिक रूप से आपको या फिर कुछ लिमिट तक आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अनुवाद पुल का अर्थ है। अनुवाद विशेषज्ञों के नामों के बारे में विवरण, अनुवादकों के पते के बारे में विवरण, या फिर अनुवाद विशेषज्ञों के नामों की एजेंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, या अनुवाद विशेषज्ञों के नामों की एजेंसी। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अनुवाद पुल का अर्थ आपका है अनुवाद विशेषज्ञों के नामों की एजेंसी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 की सूचना में स्टोकेस्टिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। सांख्यिकीय नियमों द्वारा, गतिशील नियमों द्वारा, सांख्यिकीय और गतिशील नियमों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सांख्यिकीय और गतिशील नियमों द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है कि क्या पुस्तकालय एक प्रणाली है। हाँ, इसमें उप प्रणालियों के रूप में विभिन्न अनुभाग हैं जो एक दूसरे में से समन्वय करके एक प्रणाली बनाते हैं। नहीं, यह एक प्रणाली नहीं हो सकती, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर पुस्तकालय, लाइब्रेरी इज ए सेपरेट फ्रॉम ए सिस्टम। तो यहाँ पे पुस्तकालय एक प्रणाली है, इसके बारे में आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका इनमें कौन सा है। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यस हैज ए वेरियस sections as subsystems coordinating each other forming a system। हाँ, इसमें करेक्ट आंसर क्या है कि हाँ, इसमें उप प्रणालियों के रूप में विभिन्न अनुभाग जो एक दूसरे के समन्वय करके एक प्रणाली बनाते हैं। तो पुस्तकालय प्रणाली का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्राथमिक डेटा निम्नलिखित के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। जो प्राइमरी डेटा है वो किसके माध्यम से आप एकत्रित करेंगे। प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से, अप्रत्यक्ष मौखिक चालान के माध्यम से, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक डेटा के बारे में आपका पूछा गया है कि आप जो प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही है। जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें आपको पर्सनली यूज करते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से जैसे फेस टू फेस जाके करते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष मौखिक चालान जैसे ईमेल वगैरह के माध्यम से, या फिर पर्सनल उसके माध्यम से डाक द्वारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमूने का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, सैंपलिंग के बारे में पूछा गया है कि एक अनिवार्य तत्व आपका नहीं है। प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, विषमता, या फिर पर्याप्तता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन, विषमता, हेट्रोजीनिटी आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व और पर्याप्तता ये आपकी क्या है, ये नमूने के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, लेकिन विषमता आपकी अनिवार्य तत्व नहीं मानी जाती। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम किससे जुड़ा हुआ है। परिकल्पना निर्माण से, परीक्षण से, सामान्य वक्र से, या फिर सहसंबंध से, या फिर प्रतिगमन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 71 का हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतिगमन। रिग्रेशन के इनका रिलेशन है, सर फ्रांसिस गाल्टन का जो संबंध है ये रिग्रेशन से लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्र का टी टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था। कोक्सटन और गोसेट, गेल्टन, या फिर बोली। तो करेक्ट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे
बी ऑप्शन, गोसेट द्वारा क्या किया गया था, छात्र का टी टेस्ट दिया गया था, टी टेस्ट का जो परीक्षण है वो किया गया था गोसेट के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके बारे में, यूटिलिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका जो है वो सही नहीं है। इसने नोट ट्रू अबाउट यूटिलिटी। उपयोगिता निरपेक्ष है, उपयोगिता व्यक्तिपरक है, उपयोगिता आर्थिक कल्याण का सूचकांक है, या फिर उपयोगिता एक इच्छा संतुष्टि शक्ति है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यूटिलिटी उपयोगिता आर्थिक कल्याण का सूचक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण संतुष्टि बिंदु का पर सीमांत उपयोगिता है, शून्य से कम, शून्य के बराबर, शून्य से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 74 का बी ऑप्शन, शून्य से कम क्या है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु आपका हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इक्वल टू 0। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन आपके हर लेवल के, हर सिलेबस के हर पॉइंट से आपके लिए गए हैं। जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जितने भी शामिल करने की कोशिश मैंने की है वो बेस्ट आपके लिए। ठीक है, सारे जो है टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी मोस्ट है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वही मैंने देखा है कि कौन सा इक्वल है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। SDR योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट। तो ये आपकी जो मुद्रा है IMF की मुद्रा है। ठीक है, तो ये कब लागू की गई थी, जिसमें 5 प्रकार की मुद्राएं शामिल की गई है। ठीक है, तो 75 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। 1969 में SDR योजना को लागू किया गया था। ठीक है, और IMF की ये एक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जो डेप्थ ऑफ रिसर्च है, रिसर्च की जो डेप्थ है उससे उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? शोध के शीर्षक के माध्यम से, शोध के उद्देश्य के माध्यम से, या फिर शोध का कुल व्यय है देख के, या फिर शोध की अवधि देख के। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शोध के बारे में पता लगाना। अगर आप खुद एक रिसर्चर हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए पुराने शोधों के माध्यम से, तो क्या आप उनका टॉपिक देखेंगे कि इनका टॉपिक बहुत अच्छा लिख रखा है, उनकी टॉपिक की डिज़ाइन बहुत अच्छी है, इनका टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके अंदर क्या मटेरियल है, किस प्रकार के वहाँ पे डाटा इंक्लूड किए गए हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है तो शोध के जो शीर्षक है वो आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च आपका क्या सही होगा? नहीं होगा। उसका उद्देश्य, चलो इसको छोड़ो, मान लेते हैं। क्या आप शोध के व्यय को कि इस शोध में इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगी है, क्या वो शोध आप शामिल करोगे? मान लो फिजूल खर्ची उसने लिख दी है अपनी रिसर्च में कि हमने इतना शोध किया, इतने पैसे लग गए, क्या उससे आप अपना हेल्प लोगे वहाँ से? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शोध की अवधि, कितना समय उसने अपने रिसर्च में लगाया, ये क्या शोध की गहराई का अंदाजा लगाएगा कि इसने कितने डेप्थ में जाके रिसर्च किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसने जो रिसर्च की है उस रिसर्च करने का उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 की शोध की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण आवश्यक है। थीसिस, शोध प्रबंधन, संगोष्ठी कार्यशाला, सेमिनार पेपर लेख, या फिर सम्मेलन और सेमिनार पेपर। तो शोध की कार्यप्रणाली का जो विस्तृत आपको विवरण है, ठीक है, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च इन रिक्वायर इन थीसिस, शोध प्रबंध, संगोष्ठी कार्यशाला, या फिर सेमिनार पेपर लेख, या फिर सम्मेलन और सेमिनार पेपर। तो यहाँ पे 77 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, थीसिस, शोध प्रबंधन। ठीक है, थीसिस एंड डिसर्टेशन क्या है? शोध कार्य प्रणाली की एक विस्तृत विवरण है। ठीक है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर आपने पीजी किया है, पीजी के अंदर आपका 4 सेमेस्टर होता है, उसमें आपका डिसर्टेशन वर्क आपसे करवाया जाता है। एक शॉर्ट आप PhD का एक रिसर्च कर सकते हो कि हमने PG लेवल पर एक रिसर्च किया है। वहाँ पर आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, आपको सुपरवाइजर प्रोवाइड करवाया जाता है, और वहाँ पर आपको रिसर्च की तरह ही अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो करीब 100 से 110 आसपास पेज होते हैं। ठीक है, तो इतने पेजों की आपकी एक शोध प्रबंध डिसर्टेशन वर्क करवाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है? फुटनोट, प्रश्न, संदर्भित पुस्तकों, शोध पत्रों का आदि की सूची, या फिर जीवनी। जो ग्रंथ सूची है उसका अर्थ क्या है? ग्रंथ सूची में क्या क्या शामिल किया जाता है? क्या फुटनोट को आप ग्रंथ सूची कह सकते हो, प्रश्नों को आप ग्रंथ सूची कह सकते हो, या फिर संदर्भित पुस्तकें, शोध प्रश्नों की आदि की सूची को ग्रंथ सूची कह सकते हो? बिब्लियोग्राफी के बारे में आपको यहाँ से पूछा गया, या फिर किसी की जीवनी आपकी बिब्लियोग्राफी हो सकती है। तो 79 नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो सकता है। हो सकता नहीं, सी ऑप्शन आपका सही है कि लिस्ट ऑफ रेफर्ड बुक्स, रिसर्च
एंड पेपर्स ETC। बिब्लियोग्राफी के बारे में आपको बताऊं कि आप जब रिसर्च करते हो उसमें आपको एंड से मतलब आपकी जो स्टेप होती है 5th से 6th स्टेप होती है, जिसमें आपको बिब्लियोग्राफी का ये एक टॉपिक डाल के बिब्लियोग्राफी में आपको क्या करना होता है, जितने भी आपने रिसोर्सेज काम लिए हैं अपने रिसर्च के दौरान, जितनी भी बुक्स आपने काम में लिए, जितने भी पुराने थीसिस आपने काम में लिए हैं, या फिर किसी ऑथर हो गया, या फिर किसी ने आपको बताया, या फिर खुद फील्ड में जाके वहाँ पे रिसर्च किया, तो उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे उनको क्या करना है, उनको आपको एक तरह से उनको आपको क्या करना होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि उनका रेफरेंस देना होता है, ठीक है, कि हमने वहाँ से उनको उजागर करना होता है उन चीज़ों से, ठीक है, कि यहाँ से हमने अपना डाटा कलेक्ट किया है प्लेरिज्म से बचने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं? ज्ञान के में प्रगति के साथ तालमेल रखना, या फिर नई चीज़ों को खोज करना, या फिर अनुसंधान पर एक आलोचना लिखना, या फिर निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों की व्यवस्थित जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण। तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य जो कार्य हैं वो क्या है, उनके बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कि ज्ञान में प्रगति के साथ तालमेल रखना ही आपका क्या है, समाज के अनुसार अनुसंधान करना होता है, कि आप समाज में रह के जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें तालमेल आपको बिठाना है। ऐसा नहीं आप समाज से अलग ही जाके कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको तालमेल अपने ज्ञान की प्रगति के साथ तालमेल बिठाना है, आपका नॉलेज भी वहाँ पे बढ़े और समाज के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें हों। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें देखो आपके नीचे कोड दे रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो ये भी आपका सही है। फिर है नई चीज़ों की खोज करना, बिल्कुल ये भी आपका सही होगा। अनुसंधान पर आलोचना लिखना, ये गलत होगी, आलोचना नहीं लिखनी आपको अनुसंधान के ऊपर। नेक्स्ट है कि निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों के व्यवस्थित जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करना, बिल्कुल आपको आलोचनात्मक क्रिटिकल जो थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस का आपको यूज़ करना है, कि आप रिसोर्सेज जहाँ से लो रहे हो, जो भी डाटा कलेक्ट करने हो, एक बार आप क्रिटिकल थिंकिंग का कि ये डाटा सही होगा, गलत होगा, ये डाटा ऐसा है तो क्यों है, और किस प्रकार से हमें अपने रिसर्च में इसको शामिल करना है। एज इट इज़ चीज़ें आपको वहाँ पर शामिल नहीं करनी है, अपने ज्ञान एंड अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चीज़ों में मॉडिफाई करके, कुछ ऐड करके, कुछ लेस करके, न्यू जो अपडेट करके वो चीज़ें आपको शामिल करनी है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, DBA आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या है, आधुनिक समाज के अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको रिसर्च करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, DBA 3 ऑप्शन आपके सही हैं और सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शोधकर्ता भारत में किसी राजनीतिक दल के भविष्य का अध्ययन करना चाहता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके भविष्य का कि ये पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर में आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है, अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण उसके लिए सबसे उपयुक्त है, साक्षात्कार के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, पर्सनवाली के माध्यम से, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। वो समाज के अंदर, ठीक है, या फिर लोगों के पास में एक पर्सनवाली क्वेश्चनरी लिख के भेजेंगे कि आने वाले टाइम में कौन कौन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत सकती है, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है, कौन सी पॉलिटिकल, तो सबसे ज़्यादा जिन पार्टियों के लिए मत होंगे वो पार्टी वहाँ पे उसके लिए अनुसंधान किया जाएगा, पता लग जाएगा अपने आप कि ये पार्टी यहाँ पे आने वाली है वोट के माध्यम से, पर्सनली के माध्यम से, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे कि यदि कोई शोधकर्ता अपनी कक्षा में लैपटॉप के उपयोग के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है ताकि उनके खूबियों और महत्व का पता लगाया जा सके, तो वह संभवतः किस प्रकार का शोध कर रहा है। एक क्लासरूम है जिसमें लैपटॉप यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों के द्वारा, ठीक है, स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उनमें खूबियों और महत्व का पता लगाना है, ठीक है, किस प्रकार, क्या वो मौलिक है, अनुप्रयुक्त है, कार्यवाही है, या फिर मूल्यांकन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 81 का डी ऑप्शन सही है। वो इवैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है, मूल्यांकन किया जा रहा है उनके द्वारा कि बच्चों को लैपटॉप वगैरह या फिर ये काम में ले रहे हैं तो क्या वो सही है, तो इस प्रकार का वो क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें मूल्यांकन इवैल्यूएशन उसमें शामिल किया जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। देखो क्रियात्मक जो एक्शन रिसर्च है ये कोई भी यूनिवर्सिटी हो कहीं की भी हो, ठीक है, ऑल इंडिया की कहीं भी हो, लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो हमेशा किसी न किसी पेपर में पूछा जाता है। अब एक्शन रिसर्च का ये सेकेंड क्वेश्चन है जो अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। एक्शन रिसर्च मीन्स एक अनुदैर्ध्य अध्ययन अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया अनुसंधान है, या फिर सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों वाला अनुसंधान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है कि एक तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया एक अनुसंधान ही आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शोध नैतिकता को सबसे उपयुक्त रूप से समझा सकता है। जो रिसर्च एथिक्स है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो अप्रोप्रिएटली आपका एक्सप्लेन कर रहा है रिसर्च एथिक्स को। यह बताता है कि शोध रिपोर्ट को त्रुटिहीन तरीके से कैसे लिखा जाए, यह सामाजिक दायरे में शोध करने की कार्यप्रणाली बताता है, यह साहित्य चोरी की रोकथाम को नियंत्रित करता है, यह नैतिक शोध करने के लिए क्या करें और क्या न करें का सामान्य सेट प्रदान करता है। तो आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में बताना है कि रिसर्च एथिक्स क्या है। सबसे अच्छा आपका जो है ऑप्शन आपके लगभग सभी सही हैं, लेकिन आपका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर हुआ है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो 83 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यह नैतिक शोध करने के लिए क्या करें और क्या न करें का सामान्य सेट प्रदान करता है। अगर ये ऑप्शन आपका नहीं होता, डी ऑप्शन आपका नहीं होता, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसको हम सही मानते कि यह साहित्य चोरी की रोकथाम को नियंत्रित करता है। क्योंकि अगर हम रिसर्च एथिक्स का फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो और अगर 10% डाटा आप किसी और का यूज कर रहे हो तब तक तो आपको अलाउ है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा अगर आप किसी का डाटा अपने रिसर्च में शामिल करते हो तो वहाँ पर आपको अपना जो रिसर्च है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपनी जो थीसिस वगैरह जो भी है वो आपका जो अनुसंधान है वो रोक दिया जाएगा, ठीक है। और 60% से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है और आपको रिसर्च के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने शोध की तैयारी करते समय आपको निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या होती है, आपको पूरी रूपरेखा तैयार करनी होती है कि किस प्रकार से हमें डाटा कहाँ से लेने हैं और कौन से माध्यमों से हमें डाटा लेने हैं, प्राइमरी लेने हैं, सेकेंडरी लेने हैं। तो उसकी शोध की तैयारी करते समय आपको निम्नलिखित में से किस प्रकार का विचार करना चाहिए। आपका नमूना ढांचा और नमूनाकरण रणनीति के द्वारा नैतिक मुद्दे जो उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर पहुंच के लिए बातचीत करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी आपके सही हैं। ये अपने शोध की तैयारी करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नमूना ढांचा और नमूनाकरण की रणनीति बनानी है, फिर आपका नैतिक मुद्दों और जो उत्पन्न हो सकते हैं नैतिक मुद्दों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, फिर है पहुंच के लिए बातचीत करना, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध रिपोर्ट के में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंक्लूजन इन ए रिसर्च रिपोर्ट। बताई गई अवधारणा को परिचालनात्मक रूप से कैसे परिभाषित और मापा गया है, या फिर इसमें प्रासंगिक साहित्य की उपयोगी समीक्षा शामिल है। यह उन पद्धतिगत प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिनका उपयोग किया गया है, या फिर यह शोध प्रश्नों के संबंध में प्रमुख निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। यह शोध प्रश्नों के संबंध में प्रमुख निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में आपको पूछा गया है। गुणात्मक साक्षात्कार प्रकार नहीं है। असंरचित साक्षात्कार, मौखिक इतिहास साक्षात्कार, या फिर संरचित साक्षात्कार, या फिर फोकस समूह साक्षात्कार। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। संरचित जो साक्षात्कार है, स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है, यह आपके गुणात्मक साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं माना जाता। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को कि शोध जिम्मेदारी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, काम में ईमानदारी और किससे बचना है।
साहित्य चोरी से, ठीक है। तो शोध जिम्मेदारी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं कि हमें काम से बचना है, काम में ईमानदारी, और किससे बचना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ईमानदार रहना है अपने रिसर्च में, ठीक है, और बचना किससे है, प्लेरिज्म से, साहित्य चोरी से आपको बचना है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 में, ये ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं। और पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ की नीड है, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, शोध प्रक्रिया शुरू करने के में निम्न में से कौन सा पहला कदम है। रिसर्च जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं जब हम, तो उसकी पहली स्टेप क्या रहती है, समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों का खोज करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, या फिर समस्या की पहचान करना, या फिर समस्या का समाधान खोजना। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध परियोजना के सारांश में आपका क्या अभिप्राय है। शोध का खाका, शोध अवलोकनों के अंश, शोध की योजना, या फिर शोध के निष्कर्षों का सारांश। तो शोध परिकल्पना का जो सारांश है उससे आप क्या कहेंगे, ठीक है। आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी जो सिनोप्सिस है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। शोध में के निष्कर्षों का सारांश क्या है, आपकी शोध परियोजना के सारांश से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे शोध के निष्कर्षों का सारांश ही करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका 89 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अगर आपको हिंदी वाले थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा हो रहा है तो आप इंग्लिश वाले को ही वैलिड मानेंगे। यहाँ पे शोध नैतिकता के उल्लंघन का दायरा शोध अध्ययन में निम्नलिखित में से किस चरण के संबंध में प्रासंगिक माना जाता है। शोध परिकल्पना तैयार करना और शून्य परिकल्पना स्थापित करना, शोध अध्ययन के दायरे को परिभाषित करना और सीमांकित करना, शोध डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना, या फिर शोध जनसंख्या और नमूनाकरण की विधि को परिभाषित करना, या फिर शोध डेटा की रिपोर्टिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 90 या 90 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। शोध जनसंख्या और नमूनाकरण की विधि को परिभाषित करना क्या कहलाएगा, आपकी शोध नैतिकता के उल्लंघन का दायरा शोध अध्ययन में निम्नलिखित में से किस चरण के संबंध में प्रासंगिक माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड दे रखा है, तभी मैं सोचूं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है इसके अंदर फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की शोध के नैतिकता के उल्लंघन का दायरा शोध अध्ययन में निम्नलिखित में से किस चरण के संबंध में प्रासंगिक माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपकी शोध जनसंख्या और नमूनाकरण की विधि को परिभाषित करना और शोध डेटा की रिपोर्टिंग करना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध में साहित्य चोरी है पिछले डेटा का उपयोग करना, आवश्यक जानकारी की नकल करना और उसका उपयोग करना, या फिर किसी को उद्धृत करना और उसका हवाला देना। अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे उस टाइम कि हम बिब्लियोग्राफी में क्या शामिल करते हैं। तो वहाँ पे मेरे को बताना था कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको हमें हवाला देना है उनका, ठीक है। तो ये हवाला देना का मतलब होता है कि हमको उनको क्या करना है, हवाला देंगे उन रिसोर्सेज का, मतलब एक तरह से थैंक्स बोलेंगे उस तरह से, मतलब रिसर्च की जो है उसमें यूज किया जाता है कि हवाला देंगे, ठीक है। थैंक्स बोल सकते हैं, या फिर हमें हेल्पफुल जो कंटेंट है वो वहाँ से मिला है। तो इस प्रकार से उस चीज़ों को हमें उजागर करना होता है अपने रिसर्च में, ठीक है। और पिछले डेटा का संदर्भ देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 91 का। तो 91 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि आवश्यक जानकारी की नकल करना और उसका उपयोग करना ही क्या है, साहित्य जो चोरी है वो कहलाती है, जिसको प्लेरिज्म कहा जाता है। तो प्लेरिज्म के बारे में बात करें कि प्लेरिज्म का मतलब है कि अगर हम जैसे कि कोई पुरानी रिसर्च है, मुझे अपना रिसर्च करना है, उस पुरानी रिसर्च को ही मैंने एज इट इज़ 50% उसको अपनी रिसर्च में शामिल कर लिया, ठीक है। 50% ना कह के हम कह सकते हैं कि 10% से ज़्यादा उसी में से मैंने डेटा ले लिया, और उसका जो है हवाला भी मैंने अपने बिब्लियोग्राफी में नहीं दिया कि मैंने इनकी रिसर्च यहाँ पे काम में ली है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको साहित्य चोरी कहा जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान नैतिकता के उल्लंघन की काफ़ी गुंजाइश है। उचित सूत्रीकरण के माध्यम से, डेटा व्याख्या, या फिर परिकल्पना बनाना, या फिर अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे नीचे आपके कोड दे रखे हैं। निम्नलिखित में से
किसमें अनुसंधान नैतिकता के उल्लंघन की काफ़ी गुंजाइश की गई है। तो इनमें आपको सही सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से आपके ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखो डेटा व्याख्या और अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग और यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 92 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी, डी और सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डेटा व्याख्या, परिकल्प यहाँ पे अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग और यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाइलिंगुअल जो पेपर लेके आते हैं, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे हमें ओनली इंग्लिश में पेपर मिलता है। तो जब इसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से वो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ लाइन भी आपके आगे पीछे हो जाती हैं और कभी कभी आपका ऑप्शन भी नहीं आता, ऑप्शन भी छूट जाता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में आपके जो है इन पे थोड़ा सा ध्यान देना, इतनी हार्ड भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो रिसर्च अगर आप ज़्यादा से रिसर्च को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इंग्लिश की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ई ऑप्शन आपका हट गया लेकिन इंग्लिश वाला यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 आपका रिपीट हो गया। यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो 93 नंबर क्वेश्चन है कि आपका अभिकथन दे रखा है कि अनुसंधान नैतिकता और इसका पालन अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के हित के लिए आवश्यक है। कारण इसका दे रखा है कि नीति निर्माण निकायों को अनुसंधान के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है कि क्या ये दोनों कथन, इसका अभिकथन और उसका जो कारण दे रखा है वो क्या सही है। असर्शन एंड रीजन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो अनुसंधान नैतिकता और इसका पालन अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के हित के लिए आवश्यक है। क्या ये आपको सही लग रहा है? बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास में एजेशन पूछा जाता है और आप अगर कारण को पढ़ना चाहते हो तो उसके बीच में लगाएंगे क्योंकि नीति निर्माण निकायों को अनुसंधान के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा सेंटेंस आपका सही बैठ रहा है। तो इसका कारण भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शोध में नैतिकता के अभ्यास का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शोध में नैतिकता के अभ्यास का समर्थन नहीं करता। प्रतिभागियों की पहचान तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, या फिर केवल लिखित सहमति में से प्रतिभागी की जानकारी प्रकट करना, या फिर डेटा विषयों का खुलासा करना, या फिर उन डेटा उपकरणों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना जहां प्रतिभागियों की पहचान की गई है। तो यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका रह जाएगा डेटा का खुलासा करना। क्या है, कौन सा शोध में नैतिकता अभ्यास का समर्थन नहीं करता। ठीक है, डेटा विषयों का खुलासा करना आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डिस्क्लोजिंग द डेटा सब्जेक्ट्स। तो सी ऑप्शन आपका 94 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी और के शोध को बिना उचित स्वीकृति के उपयोग करना कहलाता है। अगर आप किसी का रिसर्च यूज करना चाहते हो, ठीक है, उसके डाटा आप अपने रिसर्च में शामिल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उनसे अनुमति लेनी होती है कि हम आपका रिसर्च यूज कर रहे हैं, आपका ये डाटा यहाँ पे हम काम में ले सकते हैं। तो अगर आप उनकी अनुमति के बिना, स्वीकृति के बिना अगर वो मना कर देते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अपने रिसर्च में उनको शामिल कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कॉपीराइट कहेंगे, साहित्य चोरी कहेंगे, या फिर प्रकाशन कहेंगे, या फिर पेटेंट कहेंगे। तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साहित्य चोरी, उसको प्लेरिज्म उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि क्रियात्मक शोध का अर्थ क्या है। ठीक है, अनुदेर्य शोध, एक अनुप्रयुक्त शोध, या फिर एक तत्कालिक समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया शोध, या फिर एक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य वाला शोध। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद में आपका जो एक्शन रिसर्च है, इसका क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता लगा कि मेरी क्लास में जिसने क्लास देखी है, ठीक है, मेरी क्लास जिसने ली है और उसका एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसकी कंप्लेन मेरे पास टेलीग्राम चैनल पर आ जानी चाहिए, जिसको भी पता लगे। ठीक है, तो उनकी पिटाई की जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97।
97 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तर्क जिसमें हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है। हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, कुछ विशेष कथनों के साथ में, और उसका निष्कर्ष सार्वभौमिक कथन के साथ उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, विशेष से सार्वभौमिक कथन के साथ में उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो निगमात्मक तर्क होगा, आगमनात्मक तर्क होगा, असामान्य तर्क होगा, या फिर पारलौकिक तर्क होगा, पारलौकिक तर्क होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 97 का क्या होगा, 97 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यों का विवरण, डेटा का विश्लेषण, परीक्षण, उपकरणों का चयन, या फिर डेटा का संग्रहण। तो यहाँ पे शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो 98 नंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा परीक्षण उपकरणों का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट टूल्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, जुबान तो फिसलना बनती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना इस चीज़ को। तो 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध पत्र शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है जो निम्न पर आधारित है, केवल प्राथमिक डेटा पे, केवल द्वितीय डाटा पे, और प्राथमिक और द्वितीय डेटा दोनों डेटा पे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर का करेक्ट आंसर आपका प्राथमिक और द्वितीय डेटा दोनों, तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आपका क्या है, शोध पत्र शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट जो आपकी आधारित होती है प्राथमिक और द्वितीय डेटा के ऊपर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप कहाँ कहाँ से क्लास देख रहे हैं, अपना स्टेट और अपना राज्य और अपना डिस्ट्रिक्ट आप मेरे को ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के नमूने में यादृच्छिक चयन का कोई न कोई रूप शामिल होता है ताकि नमूना फ्रेम के प्रत्येक सदस्य के नमूने में शामिल होने की समान गैर शून्य संभावना है। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो कि किस प्रकार के नमूने में यादृच्छिक चयन, ठीक है, क्या पूछा गया, यादृच्छिक रैंडम सिलेक्शन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कोई न कोई रूप शामिल होता है ताकि नमूना फ्रेम के प्रत्येक सदस्य के नमूने में शामिल होने की समान गैर शून्य संभावना, ठीक है, नॉन जीरो चांस संभावना हो। ठीक है, तो संभाव्य नमूनाकरण, जनगणना, समतुल्य नमूनाकरण, या फिर शून्य पूर्वाग्रह नमूना, या फिर गैर संभाव्य नमूनाकरण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संभाव्य नमूनाकरण, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और क्लास का फीडबैक जरूर से देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। और क्लास आपकी आती रहेंगी, वीक में एक क्लास तो आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और बाकी जैसे भी आपकी डिमांड आती है ग्रुप में उस प्रकार से आपकी क्लास प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीएचडी वाले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, और वहाँ पे पीएचडी से रिलेवेंट जो भी कंटेंट होता है या फिर कोई भी टॉपिक पे डिस्कस भी की जाती है। तो ज़रूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।